Good morning, all of you. मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। कल हमने डिस्कस किया है पर्सनालिटी चैप्टर से डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हमने सोशल डिटर्मिनेंट्स और कौन कौन से देखे हमने, बताओ। कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है। 3 फैक्टर के अंतर्गत देखा, जिसमें हमारे लास्ट के जो 2 थे उनमें तो सिंगल पॉइंट थे। फर्स्ट वाले में जो था सोशल वाले में हमारे और भी अदर पॉइंट थे। कौन बताएगा वो सारे पॉइंट? मैम, मदर एंड फादर और परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, जन्म क्रम, स्कूल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, पास पड़ोस और सोशल एक्सेप्टेंस और कल्चर वो तो कल्चर फैक्टर अलग है। हाँ, नहीं, कल्चरल अलग है ना, वो तो अलग डिस्कस किया था, जिसमें 2 एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पे। तो उम्मीद है कि कल वाला सबको लगभग याद जैसा हो गया है ना। आगे प्रेजेंटेशन जब कराऊंगी तो सारे आंसर्स आप लोगों को याद होते चले जाएंगे। तो आज पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। तो कल हमने जो देखा सोशल डिटर्मिनेंट्स, तो सोशल में क्या था कि जो इन्वायरमेंटल जो देखा था उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनालिटी पे, और किस तरीके से उन कारकों की वजह से हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। क्लियर है? अब बात आती है हमारे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पे। तो जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनमें क्या कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है ना, एक स्मॉल जाइगोट से डेवलप हुआ है, एक सेल से डेवलप हुआ है हमारा बॉडी, और जो कि कन्वर्ट होकर के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो जो सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जो हमारा क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम में जो हमारे जीन्स होते हैं, वो सारे जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है ना, वह ऑफ स्प्रिंग में, चाइल्ड में जो ट्रांसफर होना है वो किसके थ्रू होना है, वो जीन के थ्रू ही होना है। ठीक, तो यही हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर जो हमारे जीन्स हैं वो निर्धारित करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे होंगे। ठीक, ये बात हो गई। जेनेटिक फैक्टर का मतलब यही होता है। क्लियर है सबको? काफी टाइम हम जेनेटिक फैक्टर के इन्फ्लुएंस के बारे में हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं, चाहे हमने लर्निंग पढ़ा हो, हमने इंटेलिजेंस पढ़ा हो, हमने इस तरीके का कोई भी चैप्टर पढ़ा हो, और हमारा जेनेटिक फैक्टर जहां भी आया है हमने वहां पढ़ा है कि जेनेटिकली कैसे इन्फ्लुएंस होती है चीजें, जब हम इंटेलिजेंस को पढ़ रहे थे या हम और भी चैप्टर मोटिवेशन पढ़ रहे थे या जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी, जो पहला पॉइंट हमने लिखाया था जैविक कारकों में, जो बायोलॉजिकल कारक में, वो कौन सा लिखवाया था? शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ लिखवाया था फ्लो चार्ट में। यस मैम। हाँ, तो फिजिक और फिजिकल हेल्थ का मतलब हुआ कि जैसे अभी आप आपस में एक दूसरे को ही देखो। मुकेश दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, आंचल का कैमरा ऑफ है, अंकिता दिख रही हैं। तो सभी जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो अलग होता है ना, एक दूसरे से अलग होता है, मैच नहीं करता है। इवन जो हमारे जो ट्विंस होते हैं उनमें भी हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे व्यक्ति के शरीर की संरचना का जो संबंध होता है वो किससे होता है? उसके पेरेंट्स से होता है। ठीक है, अब जैसे मेंडल की थ्योरी की हम बात करें, मेंडल का नाम सुना है? यस मैम। हाँ, कौन थे मेंडल? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ हेरिडिटी। कौन सी थ्योरी दी थी मेंडल ने? मैम हेरिडिटी की। ठीक है, मैम
तो यहाँ हम उस सिद्धांत को कोट करते हैं कि जो हमारा फिजिकल ट्रेट होता है ना, फिजिकल ट्रेट्स जो हम कैरी करते हैं वो एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम उनसे कैरी ओवर करके लेकर आते हैं। तो अब जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हाइट की बात कर लेते हैं, है ना, एक ट्रेट को लेते हैं, फिजिकल ट्रेट में हाइट को ले लेते हैं अगर, तो हाइट में हम क्या देखते हैं, मेंडल के लॉ के अनुसार क्या है कि जो माता और पिता होते हैं, है ना, मेल और फीमेल गैमेट होता है, तो उनके हाइट का एवरेज हाइट जो होता है वो उसके ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, ऐसा मेंडल ने अपने सिद्धांत में, हेरिडिटी के सिद्धांत में बताया था। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि किसी बच्चे की हाइट जो होगी वह क्या होगी, उसके माता और उसके पिता के एवरेज हाइट के बराबर होगी, ये सिद्धांत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कलर की बात कर लें, स्किन टोन, स्किन कलर की बात कर ले, है ना, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अपीयरेंस की बात कर दें, हम अपने बालों की बनावट की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस होगा, मतलब कि पेरेंट्स से है, ग्रैंड पेरेंट्स से है, फोर पेरेंट्स से है, मतलब पीछे से हम उसको कैरी करते हुए चले आ रहे हैं, यानी कि हमने अपने जीन में वो इंफॉर्मेशन कैरी किया हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस के वजह से जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो फिजिकल ट्रेट्स है, वो हमें प्रभावित कर रहा है हमारे व्यक्तित्व को। क्लियर? यस मैम। अब जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, गौरव आर्या पता नहीं क्यों बार बार ज्वाइनिंग भेज रहा है और ज्वाइन नहीं कर पा रहा, एनीवेज, जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स होते हैं उसका संबंध हमारे मेंटल ट्रेट्स पे भी पड़ता है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और यह बताया, ध्यान से सुनिए, कि जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स हैं, कि मतलब हम कैसे अपीयर हो रहे हैं फिजिकली, इसका प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। अब जैसे कि सपोज करो कि कोई अच्छे फिजिक का व्यक्ति है, फिजिकली मतलब साउंड है, अच्छा दिखता है, तो क्या होता है कि उसके आस पड़ोस के लोग उसको अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि उसका जो नेचर होता है वो सुपीरियरिटी फीलिंग कैरी करता है। ठीक, कॉन्फिडेंट होता है वो। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर उसका जो फिजिक है वो थोड़ा सा जो जिसको कहते हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हो किसी भी कारण से, चाहे वो हैंडीकैप्ड कंडीशन हो जाए या फिजिकली क्रिपल्ड हो जाए या इस तरीके से कोई चीज हो, तो क्या होता है कि समाज जो है उसे वो जगह नहीं देता, वो इज्जत नहीं मिल पाती, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि वो मेंटली, अब चाहे सामने वाला सोचे ना सोचे, लेकिन उस व्यक्ति को खुद में इंफीरियर फीलिंग होने लग जाती है, यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड है, फिजिकल ट्रेट्स एंड मेंटल जो हमारा हेल्थ है वो, या मेंटल ट्रेट्स हम कहें। तो इसको इसके सपोर्ट में सेफर, SHAFFER, सेफर ने 1962 में एक अध्ययन किया था, और अपने अध्ययन में उन्होंने दो समूह के मतलब दो समूह लिए, दो लड़कियों का समूह लिया, एक समूह में वैसे लड़कियों को लिया जो फिजिकली साउंड थे, अच्छे से उनका फिजिक डेवलप हुआ था, और दूसरा समूह उन्होंने अपंग लड़कियों का लिया, क्रिपल्ड गर्ल का लिया, और इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया कि इन दोनों समूहों में किस समूह का इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा है, उस पर एक कंपेरेटिव स्टडी की। तो उस स्टडी में इन्होंने पाया कि जो क्रिपल्ड ग्रुप था उनका इमोशनल स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फिजिकली साउंड ग्रुप जो है वो कम था, यानी कि जो क्रिपल्ड ग्रुप था वो इमोशनली इनस्टेबल थे, मतलब इमोशनल थे, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते थे, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते थे, इमोशंस हमेशा डाउन रहता था, एनर्जेटिक नहीं रह पाते थे, है ना, जो उत्साह एक होना चाहिए वो नहीं पाया गया उनमें। तो जो सेफर का रिसर्च था 1962 में, उन्होंने
इसके सबूत में कि हमारा जो फिजिक होता है वह कहीं कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। बट मैं यहाँ ये बिल्कुल ही नहीं कहूंगी कि जो क्रिपल्ड होते हैं या थोड़ा सा डिसेबल्ड होते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, या उनमें फीलिंग और जो इन्फीरियोरिटी फीलिंग है वो कभी सुपीरियोरिटी नहीं होती है। ये सब डिपेंड करता है कि उनको कैसा सराउंडिंग मिला है, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, उनने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किस तरीके से बढ़ाया है। ठीक है, दोनों दो चीजें हैं। यहाँ सिर्फ ये बात की जा रही है कि फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, यानी फिजिकल ट्रेट जो है वो हमारे मेंटल ट्रेट को भी प्रभावित करता है। यहाँ यही बात की जा रही है। ठीक है, और उससे हम बहुत आसानी से ओवरकम भी करते हैं, ये बात भी बहुत क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो आगे बढ़ते हैं। मनीष पंत जुड़ पाए क्या? मनीष भी बार बार ज्वाइनिंग भेज रहे थे। मनीष? यस मैम, जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और प्रीति गढ़िया जुड़ पाई हैं? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। जो बायो वाले हैं उनको तो आसान लगता है, वो फटाफट समझ जाते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको लगने लगता पता नहीं मैडम ने क्या पढ़ा दिया। तो ध्यान से सुनो, डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बायोलॉजी में नहीं घुसना है, तुम्हें बस ये जानना है कि जो हमारे बायोलॉजिकल सिक्रेशंस होते हैं वो किस तरीके से हमारे फिजिक को, हमारे बॉडीली डेवलपमेंट को, हमारे पर्सनैलिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना? और जहां ना समझ में आए तो अभी के अभी कह देना मैम इसको एक बार और बता दीजिए। ठीक, तो हम दूसरा एकदम एक एक दो दो टॉपिक ही बढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बॉडी केमिस्ट्री या इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है ना उनमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ नाम मैं बताती हूँ, डरना मत, नाम सुन के डर मत जाना। कुछ ग्लैंड्स के नाम बता रही हूँ, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, और इस तरीके से रिप्रोडक्टिव 2 ग्लैंड्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को एक सिस्टमेटिक वे में काम करने में। जैसे हमारा सपोज करो हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन, उसके ज्यादा सिक्रेशन और कम सिक्रेशन दोनों ही कारणों से क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक इम्बैलेंस की कंडीशन आ जाती है, मतलब बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो क्या होता है, ओवर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ की कंडीशन आ जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ हम इसे ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हार्मोनल सिक्रेशन है किस तरीके से हमारे बॉडी के डेवलपमेंट को या हमारे पर्सनालिटी को, चूंकि हम पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़, हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से प्रभावित। ठीक है ना? तो बॉडी के हमारे जो ग्लैंड हो गए, उन ग्लैंड्स में अगर हम बात करें, एक बार आप लिख लीजिए जहां पे कल आपने ये पॉइंट लिखा था ना, पॉइंट नंबर 2, वहां पे ग्लैंड्स के नाम लिख लीजिए एक बार। ठीक है, पहला नाम लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। मैम लिखाए थे आप? ठीक है, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, पेंक्रियाज और सेक्स ग्लैंड हमने देख लिया है। ठीक है ना? तो अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ही को पढ़ें, हम एक ही को समझ जाएं। ठीक है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि ग्लैंड होता क्या है। हमारे बॉडी में ये ग्लैंड जो है, अभी बताया जैसे कि उनका एक काम है। ठीक है, वो काम क्या है कि कोई भी जो ग्लैंड होता है, अच्छा पहले एक और चीज, यहाँ से पहले एक और चीज समझो कि हमारे बॉडी का जो ग्लैंड है ना, वो 2 प्रकार के ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब इतने तो टाइप है ग्लैंड के, लेकिन उनको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, 2 श्रेणियों के ग्लैंड होते हैं। एक श्रेणी वैसे ग्लैंड की होती है जिनका स्राव जो होता है वो डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक, और दूसरे प्रकार का ग्लैंड ऐसा होता है कि जो जो वो सिक्रेट करते हैं मटेरियल, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, वो बॉडी के अंदर ही डक्ट के थ्रू सिक्रेट होते हैं। ठीक है ना? तो 2 प्रकार के ग्लैंड हो गए, 2 कैटेगरी हो गई ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है?
यस मैम। हाँ, हिंदी में भी नाम लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनको हम बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं या डक्ट ग्लैंड कहते हैं, नलिका ग्रंथि भी कहते हैं। और जो दूसरी श्रेणी है जिसे हमने इंडो मतलब अंदर, अंतः स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी श्रेणी जो है जिन्हें हम नलिकाहीन ग्रंथियां यानी कि डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। हो गया। तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, कुछ जो ग्लैंड है वो क्या करते हैं कि उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है हमारे पर्सनालिटी को बनाने में। क्यों? क्योंकि वो अपना जो सिक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताओ। स्वेट वाली जो स्वेट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, ठीक है ना। तो इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है हमारे फिजिक को, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई, अलग काम है इनका। मतलब ये मत कह देना कि फिर ये है ही क्यों, ये तो फिर यूजलेस है, इसको होना ही नहीं चाहिए। सबका अपना रोल है, वो अपना काम अपनी जगह पे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रेट करता है, ठीक है ना, और टीयर ग्लैंड क्या करता है, आंसू सिक्रेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं हमारे किस ग्लैंड के, अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हार्मोन को सिक्रेट करता है जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर मिलता है। ठीक है, और इन्हीं का रोल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनालिटी को बनाने और बिगाड़ने में। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ जाते हैं हम कि अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक, एक एक दो दो लाइन लिखते जाइएगा अपने मेमोरी के लिए, वहां पे पॉइंट में ऐसे लिखते जाइएगा, फिर बाकी तो मैं नोट्स भेज ही दूंगी, अभी आपको समझने के लिए और याद रहे इसके लिए। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, कौन बताएगा? हाँ, मस्तिष्क में, ब्रेन में सिचुएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस हल्का फुल्का सा उसको देखते हुए चलते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका जो एंटीरियर साइड है, अग्रवर्ती भाग है, जो भाग से जो हार्मोन निकलता है, तो आप ऐसा लिखो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, एरो देकर लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रवर्ती भाग सिक्रीट करता है हार्मोन्स, एरो दे दो, उसका नाम लिखो सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन याद रखना, टेट वेट या जो बच्चा नेट अटेम्प्ट करेगा ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारा एंटीरियर भाग है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। हो गया, लिख लिया। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर यानी कि परवर्ती भाग, पोस्टीरियर या परवर्ती भाग है, उससे जो हार्मोन्स निकलता है वो है पिट्यूट्रीन। लिख लिया? यस मैम। सोमेटोट्रोपिन और पिट्यूट्रीन। अब यहाँ पे हमें जानना है कि सोमेटोट्रोपिन का काम क्या है और पिट्यूट्रीन का काम क्या है। तो जो सोमेटोट्रोपिन है वो क्या करता है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है, तो बचपन में क्या होता है कि अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगी, व्यक्ति की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, शारीरिक लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, है ना, किसका, सोमेटोट्रोपिन की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन जिसका सिक्रेशन अगर बचपन में ज्यादा हो गया तो बच्चे की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। और अगर सिक्रेशन कम हो गया तो बच्चा जो है उसकी लंबाई कम हो जाएगी, वो ड्वार्फ या बौना हो जाएगा। तो सोमेटोट्रोपिन समझ में आ गया, एंटीरियर भाग ऑफ व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड।
जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसे हम सोमेटोट्रोपिन करते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, और जिसका काम बचपन में ही लंबाई का निर्धारण कर देना है। और अगर सामान्य रूप से हार्मोन मतलब जितनी मात्रा में एक हेल्दी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलना चाहिए उतना ही निकल रहा है, तो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वह बिल्कुल सामान्य होगी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो लेकर आया है अपने माता पिता के साइड से। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब पिट्यूट्रीन पे आ जाते हैं कि पिट्यूट्रीन का क्या काम है। ये पिट्यूट्रीन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे हम टेट दे रहे हो चाहे हम नेट दे रहे हो, क्वेश्चन बिल्कुल ये याद रखना कि पिट्यूट्रीन जो है ये हमारे शरीर में एक जो हमारा ब्लड का प्रेशर है इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। लिख लीजिए, मतलब रक्तचाप जिसको आप कहते हैं, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। कितना चाहिए ब्लड प्रेशर? 80 to 120. 120/80 सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक। अब एक और काम है कि जो मसल्स हैं हमारी उनको भी एक्टिव रखता है। हो गया, लिख लिया? Yes, ma'am. अब यहीं पे Yes, ma'am. मतलब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका एंटीरियर पोर्शन से सोमेटोट्रोपिन निकला, इसके अलावा एक और हार्मोन्स वहां से निकलता है, उसका और नाम लिखिए, जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, TROPHIC, ट्रॉफिक हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम ऐसे 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 अंडरलाइन कर लेना, इसको याद रखना। 3 तरीके के हार्मोन्स निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन से? सोमेटोट्रोपिन, पिट्यूट्रीन और ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक और सोमेटो जो है वो एंटीरियर पोर्शन से निकल रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स का क्या काम है। तो ये जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है ये हमारे जितने दूसरी अदर ग्लैंड्स हैं उनके साथ एक नियंत्रण का काम करता है, मतलब उन सब पे मास्टरी करता है। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड। वेरी गुड, मास्टर ग्लैंड। तो आज आपने सीखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? याद हो गया? एक झटपट सा रिकैप देखो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, पता नहीं बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है। एक बार छोटा सा रिकैप देखो कि हम अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो रहा है कि 3 तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। एंटीरियर भाग से 2 और पोस्टीरियर भाग से 1। पोस्टीरियर भाग से जो हार्मोन्स निकल रहा है उसे हम पिट्यूट्रीन कहते हैं और उसका काम क्या है कि वह हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे मसल को स्मूथ बनाता है, हमारे लीवर पे भी उसका प्रभाव होता है कि उसके प्रॉपर फंक्शनिंग पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 2 की, सोमेटोट्रोपिन और ट्रॉफिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन क्या करता है बताओ जल्दी से? ग्रोथ हार्मोन। Growth hormone. ठीक है, तो हमारे बॉडी की लंबाई को नियंत्रित करता है कि वह ज्यादा होगा, कम होगा या सामान्य रूप से उसकी लंबाई होगी। क्लियर हो गया? अब हम ट्रॉफिक हार्मोन की बात करते हैं। तो ट्रॉफिक हार्मोन का काम क्या होता है कि वह यह हार्मोन्स जो है वह हमारे अदर ग्लैंड्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल का काम करता है, उनके ऊपर मास्टरी करता है और उनपे नियंत्रण रखता है। अगर रिमेनिंग जो भी ग्लैंड है हमारे, लाइक थायराइड हो गए, एड्रेनल हो गए, अदर जो भी हमारे सेक्स ग्लैंड है, सभी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उनके अंडर और ओवर सीक्रेशन को नियंत्रित करता रहता है। ठीक है ना? तो क्या हो गया कि इसके नियंत्रण से सपोज करो कि कभी अगर किसी का एड्रेनल ग्लैंड काम सही से नहीं कर रहा हो या थायराइड नहीं कर रहा है, तो ऑन सम लेवल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसको मैनेज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसी वजह से इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये आपको पता था। क्लियर है? मैम यस मैम।
Yes, ma'am. हाँ हाँ मनीष बोलो। मैम ये जो हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंदर ही बनते हैं, कहीं बाहर लैब में नहीं बन सकते। नहीं लैब में मैम नहीं बन कैसे डाल सकते देना तो शरीर में। बेटा लैब में नहीं बन सकते तो दवाइयां कैसे बन रही हैं? तो मैम ये तो हम बच्चों में वैसे ही डाल सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते बेटा नेचुरल चीज नेचुरल होती है और आर्टिफिशियली तो हम कहते ही हैं कि हमें एक्स्ट्रा हार्मोन्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है। अब हैं। ओके मैम। बहुत छोटी सी बात है मनीष कि अगर किसी का नॉर्मल हार्ट जो है वो काम कर रहा है तो वो ऑपरेशन करा के आर्टिफिशियल हार्ट के इक्विवेलेंट तो नहीं हो जाएगा ना, बस वो लाइफ सेविंग हो सकता है। वो व्यक्ति जिसका कि ओपन हार्ट सर्जरी होती है, क्या वो सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य हो पाता है कभी? क्या हर वक्त तो उसके दिमाग में टेंशन, इतने प्रिकॉशंस रखता है, उस फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, मतलब वो आर्टिफिशियल हार्ट सही से काम करे इसके लिए उस बंदे को कितना एफर्ट करना पड़ता है, जबकि एक सामान्य रूप से सामान्य हार्ट वाला आदमी को उस तरीके का एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो मनीष जो नेचुरल चीजें होती है ना वो नेचुरली होती है, जो हमारे बॉडी में इनबिल्ट है। इवन मैं तो हार्ट का एग्जांपल बहुत हायर लेवल पे ले गई। तुम कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे अगर, हालांकि भगवान न करे जाने की जरूरत पड़े अभी इसी उम्र में, कभी डेंटिस्ट के पास जाओ और दांत निकालने की जरूरत हो तो डेंटिस्ट की कोशिश यही रहती है कि जो उसका ओरिजिनल दांत अभी है जो नेचुरली उसे मिला है वो जब तक बच पाए बचाया जाए, क्योंकि नेचुरल चीज जो होती है वह नेचुरल होती है। और आर्टिफिशियल जो दांत लगा दिया जाता है, अब चूंकि कोई उपाय नहीं है तो हम लगा देते हैं, लेकिन उसके पीछे तमाम चीजें होती हैं, परेशानियां होती हैं। होल किया जाता है, जैसे दीवार में ड्रिलिंग मशीन से होल होता है ना घड़ करके, वैसे ही उसमें हमारे जबड़े में होल किया जाता है, स्क्रू लगाया जाता है, फीमेल स्क्रू फिर मेल स्क्रू दांत में लगा होता है, उसको दांत को ऐसे ऐसे कील की तरह कस दिया जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट है बेटा। नॉर्मल तरीके से जो नॉन वेजिटेरियन हो वो डर के ही खाना खाए वो आर्टिफिशियल दांत के बाद, है ना, काले चने नहीं खा सकते हो रोस्टेड फिर उसके बाद। तो जो नेचुरल चीजें होती हैं वो नेचुरल होती हैं, डज नॉट मीन कि हॉर्मोन्स जो है, जैसे मान लो थायराइड है किसी को तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन अंडर और ओवर होता है, तो क्या कहते हैं थायरोनॉर्म्स खाते हैं। थायरोनॉर्म क्या है? हॉर्मोन्स है जो हम ऊपर से ले रहे हैं। मैं डेली 50 mcg थायरोनॉर्म्स खाती हूँ तो ऊपर से लेने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर लैब में नहीं बन रहा, दवाइयों के फॉर्म में वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे जो सेक्स ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेल में भी हो जाता है, फीमेल में ज्यादा होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। तो ये हार्मोन्स जो जो फीमेल हार्मोन है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, उससे क्या होता है ब्लड जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, फिर जो इंडिविजुअल है वो एनीमिक हो जाएगा। तो उसके लिए फिर उसे हार्मोन्स देने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेक्स ग्लैंड है वो प्रॉपर वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है। तो आर्टिफिशियली तो बनाया ही जा रहा है हार्मोन, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली नहीं बन रहा है। बट जो नेचुरल चीज होती है, नेचुरल सिक्रेशन होता है, वो एक बैलेंस के साथ चलता है। इसी और ये सभी अगर बैलेंस है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। ठीक है ना मनीष? यस मैम। ठीक। अब बात की जा रही है कि जो हमारा हम सभी ग्रंथ ग्लैंड के बारे में यही पढ़ेंगे कि जो भी ग्लैंड है हमारा वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है तो जो उसके उसके कार्य हैं, जो फंक्शन है वो सही से होंगे। जैसे अभी हमने सिर्फ पिट्यूटरी को पढ़ा है तो पिट्यूटरी ने क्या कहा कि हमारा रक्तचाप जो है वो रेगुलेट होता रहेगा। अब सपोज करो कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसी का एग्जैक्टली आई हैव एन एग्जाम्पल कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनके आई साइट में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गए, दिखाया, चश्मा चेक करा के पावर बढ़ गया, ठीक हो गए 2 दिन बाद। 2 ही दिन बाद ऐसी स्थिति आई फिर से विजन वीक हो गया। तो फिर से विजन वीक हो गया, फिर से चेक किया, फिर से चश्मे का पावर बदल गया। डॉक्टर ने कहा, सोचा कि शायद जो कहते हैं ना ये देखिए ये सही है, इसमें कुछ हो गया हो। तो तीसरी बार जब चश्मा बदला गया और सेम कंडीशन रही तो उनको डाउट हुआ कि समथिंग इन बॉटम। फिर उन्होंने फर्दर टेस्ट कराया तो पता चला जी कि जो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसरस ग्रोथ हो गया था और उसको रिमूव करना पड़ गया, हटाना पड़ गया। ठीक है, अभी कंडीशन क्या होगी कि अब मास्टर ग्लैंड ही हट गया है,
ठीक है, दवाइयां ले रहे हैं, जो मास्टर ग्लैंड सिक्रेट करेगा सारे हार्मोन्स ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर लाइफ प्रिकॉशन में आ जाती है, नॉर्मल नहीं रह जाती है। ठीक, अब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होंगी ही होंगी, है ना। अगर दवाइयों को हम टाइम पे नहीं खा पाए या हमने कुछ को परहेज कर दिया है तो उसका फिर दुष्प्रभाव उस बॉडी पे होने लग जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम है वो अगर सही से कर रहा है तो हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल। अब सपोज करो कि जो सोमेटोट्रोपिन है वो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण नहीं कर रहा है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर सही से नहीं चल रहा है, हमारा बीपी लो हो गया है, हमारा बीपी हाई हो गया, तो यू ऑल नो कि हाई और लो बीपी के क्या सिम्टम होते हैं, वो होने लग जाएगा। हम हमेशा सिवरिंग करने लगेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, हमेशा दूसरे पे चिल्लाएंगे, हाई बीपी में बेहोश होके गिर जाएंगे, मैसिव हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो देखो ना पर्सनैलिटी किस तरीके से बिगड़ती चली गई, जबकि सामान्य रूप से चीजें हैं तो सामान्य रूप से होंगी सारी चीजें। क्लियर? यस मैम। तो एक एक करके ही पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जो पढ़ा है वो सबको समझ में आ गया है। 2 ही 3 लाइन है जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनमें से कौन सा हार्मोन निकला और उसका काम क्या है। बस इसको लिख के और कह दो कि कम से ये होता है, ज्यादा से ये होता है, और सामान्य सिक्रेशन से सामान्य रूप से व्यक्तित्व का विकास होता है ना। इतना याद हो गया होगा। तो अभी संतोष सर के क्लास का टाइम हो गया है, लिंक भी आ गया होगा आप पे। तो कल हम आगे एडर्नल ग्लैंड और आगे के ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। इसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपने अभी क्लास नोट्स लिखा है उससे। बाद में मैं फाइनल नोट्स को भेज ही दूंगी, और फिर कोई दिक्कत होगी तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am.